डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो जेनेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, गायनेकोलॉजी में भी है ये, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम क्या है? यह एक ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी डिजीज बोलते हैं इसको, ट्राइसोमी डिजॉर्डर बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 23 पेयर क्रोमोजोम्स हम लोग के बॉडी में होता है, तो उसमें ये 23वां नंबर जो क्रोमोजोम होता है जिससे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, तो उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बनने में जो लास्ट पेयर क्रोमोजोम होती है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम ऐड हो जाती है, एक एक्स क्रोमोजोम ऐड हो जाती है, उसमें एक एक्स आ जाती है ना। ये नहीं बोलेंगे कि हमको उसमें वाई हो जाता है, जैसा कि डिजॉर्डर्स क्या होता है ना, ये डिजॉर्डर्स होता है जिसमें 44 होता है, इसमें ऑटोजोमल प्लस एक्स एक्स वाई। इसका मतलब कि ये 44 प्लस एक्स एक्स वाई होना क्या चाहिए था कि इसमें 44 प्लस एक्स वाई था, ये होना चाहिए था, लेकिन इसमें इसके एक्स वाई पे रहता ही है, साथ में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम इसमें आ जाता है। तो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम जो इसमें आ जाता है लास्ट में, लास्ट नंबर क्रोमोजोम पे, इसकी वजह से ये हो जाता है 23rd ट्राइसोमी, 23rd ट्राइसोमी, है ना। मतलब कि 23वां नंबर में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम आ जाता है। इसका मतलब ये क्लियर मीनिंग है यहाँ पर कि ये जो मेल था, ये था यह मेल, और इस मेल में एक एक्स क्रोमोजोम ऐड होने के कारण ये बॉडी इसका कुछ फीमेल के जैसा कैरेक्टर होगा। ये क्लियर बात यहाँ पे समझना है इस बात को, क्योंकि इसी से आपको पूरा सिम्टम समझ में आ जाएगी कि यह एक है मेल, लेकिन मेल में एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा ऐड होने से इसका मेल का कैरेक्टर खत्म हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेलाइन मेल कहते हैं, फीमेलाइन मेल। मतलब था तो ये मेल, लेकिन फीमेलाइन मेल हो गया। ये फीमेलाइन मेल का मतलब हो गया कि फीमेल जैसा इसमें कुछ कैरेक्टर आ जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फीमेलाइन मेल कहते हैं। या इसके कारण इसके बॉडी में बहुत सारे डिजॉर्डर होते हैं, उस डिजॉर्डर्स को हम सिंड्रोम कहते हैं। और इस तरह के डिजॉर्डर्स का खोज क्लाइनेफेल्टर साइंटिस्ट ने थे, जो 1940 में इसका खोज किए थे उन्होंने, और उन्हीं के नाम पर इस सिंड्रोम का नाम क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम पड़ा है। उन्होंने ही इस बात को खोज किए बताया कि इसके बॉडी में लास्ट नंबर जो क्रोमोजोम है, 23वां नंबर क्रोमोजोम, उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम इसमें ऐड है। अब ये जो हुआ कैसे होगा, इसके बारे में भी हम बताए थे आपको, टर्नर सिंड्रोम में बताए थे आपको कि आखिर ये कैसे हुआ होगा कि लास्ट में एक एक्स क्रोमोजोम इसमें ऐड हो गया होगा। ठीक है, तो अब लोग इटियोलॉजी पे ध्यान देते हैं कैसे क्या हुआ होगा। तो ये तो इटियोलॉजी भाई अननोन है, इसके बारे में तो समझ में आता नहीं है, लेकिन फिर भी जो एडवांस एज में जो मैरिज करते हैं, या फिर जो एडवांस एज में जिसमें प्रेगनेंसी होता है, तो एडवांस मतलब कि 35 साल के बाद अगर वैदिक प्रेगनेंसी होता है, उसमें से कुछ करेक्टर आ जाता है। अदरवाइज कुछ कारण समझ में नहीं आया कि क्यों हुआ होगा ऐसा। तो हुआ क्या होगा कि जो इस पर जो सर्टोली सेल जो बताए थे आपको कि सर्टोली सेल्स में 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोजोम होता है। जब ये मियोटिक डिवीजन करेगा तो जो स्टेज बताए थे डिप्लोटिन स्टेज, जिसमें क्रोमोजोम का जो बंटवारा होगा, तो क्रॉसिंग ओवर के बाद तो पहला इधर आ जाएगा, दूसरा इधर आ जाएगा, और इसी तरह से 20वां इधर, 20वां इधर, 22वां इधर और 22वां इधर आ जाएगा। ये तो बंटवारा हो गया। लास्ट क्रोमोजोम का जो बंटवारा हो रहा था उस समय होना चाहिए कि एक तरफ एक्स आता और एक तरफ वाई आता, लेकिन हुआ क्या कि दोनों का दोनों एक ही जगह रह गया और एक तरफ गया ही नहीं। एक तरफ दोनों क्रोमोजोम रह गया और एक तरफ गया ही नहीं। अब हुआ क्या कि जब ये सेल डिवाइड किया तो ये जो स्पर्म जो बना
इसमें हो गया 22 प्लस XY, 24 क्रोमोजोम हो गया इसमें, और किसमें रह गया 22 क्रोमोजोम रह गया। तो अब क्या हुआ कि ये जो स्पर्म है, यह स्पर्म 22 प्लस XY वाला स्पर्म अगर ये ओवा से फर्टिलाइज करेगा तो बन जाएगा 44 प्लस XY, यहां तक ही तो बन गया। अब क्या होगा कि जो जायगोट बन गया XY 44 प्लस XY का, अब जब बॉडी जो बन रहा था, जब बॉडी, तो बॉडी जहां पे बन रही है इंटर लाइफ में 8वें सप्ताह में, जहां पर एक वहां से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे वो जो बॉडी बन रहा है, ये है बॉडी, यहाँ पर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बनेगी, ये डायफ्राम यहाँ पे है, यहाँ पर गोनाडल ग्लैंड्स है, दोनों तरफ गोनाडल ग्लैंड्स है, यहाँ पर मुलेरियन डक्ट बनती है, और यहाँ पर मुलेरियन डक्ट हो गई, और यहाँ पर ओल्फियन डक्ट होता है। तो ओल्फियन डक्ट, तो ये तो कंफर्म है कि मुलेरियन डक्ट जो होती है वाई क्रोमोसोम इसको डैमेज कर देता है, डिजॉल्व कर देता है। चलिए, मुलेरियन डक्ट तो समाप्त हो गई। अब तो यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस बनने का सवाल ही नहीं रहा, ये तो बढ़ा के तो बनेगा नहीं। तो अब रही बात कि ओल्फियन डक्ट से तो भांज डिफरेंस बनता है, सही बात है। जेनाइटल पोर यहाँ पे बनेंगे ही, यहाँ जेनाइटल पोर, अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड बन जाएगी, और जो यहाँ पर जो ओल्फियन डक्ट, जो इजाकुलेटरी डक्ट है, ये यूरेथ्रा से फ्यूज कर जाएगी। यानी अब तो ये कंफर्म हो गया कि यूरेथ्रा से फ्यूज करने का मतलब कि जो यूरेथ्रा, जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होगी, जो पेनिस का फॉर्मेशन होगी, वह उसी में ये जुड़ जाएगा इजाकुलेटरी डक्ट। तो ये तो फिक्स हो गया। अब क्या हुई, जो यहाँ पर जो अब जो ये जो सर्टोली सेल जो यहाँ बनने वाला था, डबल एक्स के वजह से और एक वाई के कारण, ये अब स्पर्मेटोगोनिया सेल और कुछ नहीं बनेगा, ये एक नॉर्मल एक सेल जैसा रह जाएगा, नो टेस्टिस, एक सेल जैसा रह जाएगा। लेकिन वाई क्रोमोसोम इसको पुश करेगा ही। अब पुश करने की वजह से ये क्या हो जाएगी, ये नीचे की तरफ एक छोटा सा स्क्रोटम बना लेगा, और वाई क्रोमोसोम क्या करता है कि जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, इस पोर को तो बंद कर देगा, और ये जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में जो पेनिस का फॉर्मेशन होता था, वो बहुत छोटा सा ही फॉर्मेशन होकर रह जाएगी। चलिए, अब क्या हुआ, ये ग्लैंड तो यहाँ समाप्त हो गए, और जो ऑर्गन्स जो बना, जो ऑर्गन बनेगा यहाँ पे, वो टेस्टिस यहाँ बनेगा, यहाँ पर छोटा सा पेनिस का फॉर्मेशन हो जाएगी, और इजैकुलेटरी डक्ट बनेगा। और यहाँ पर अब क्या हुआ, यहाँ से कि अब जन्म हो गया बच्चा का, बर्थ तो ले लिया। बर्थ लेने के बाद क्या हुआ, जो टेस्टिस जो अब यहाँ पर क्या हो जाएगी ना, जो जेनाइटेलिया बन जाएगी, यहाँ पर टेस्टिस वो छोटा सा रहेगा स्क्रोटम, और यहाँ से भास डिफरेंस बनेंगे, और फिर वो जाकर के जुड़ जाएगा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पेनिस में, पेनिस का साइज बहुत छोटा हो जाएगी। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, एक फॉर्मेशन तो हो गया। अब क्या हुआ, बर्थ के समय पता चला नहीं कि हाँ इसमें कोई दिक्कत होगी, बहुत छोटा सा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होगी, स्क्रोटम पूरा 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 बाहर आएगी नहीं। लेकिन 2 साल बाद क्या होगा कि जब इस बच्चा का हाइट जो देखेंगे तो पैर का जो साइज हो थोड़ा बड़ा मिलेगा। इस समय थोड़ा सा समझना चाहिए कि क्या होने वाला है, लेकिन समझ में नहीं आता है। तो जो एक्सट्रीमिटीज का साइज थोड़ा बड़ा मिलेगा। 12 वर्ष तक कुछ नहीं हुआ। 12 वर्ष के बाद क्या होगा कि अब इसके जो टेस्टिस है, टेस्टिस तो फेल्योर है, टेस्टिस तो काम करेगा नहीं, तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। अब टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तब इसके बॉडी में क्या होगी, सिम्टम क्या लिखेंगे आप, लॉस सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ नहीं होगी, इसमें कोई ऑर्गन बनेगा नहीं। सिम्टम क्या होगा इसमें, सबसे पहले हम लोग आते हैं ब्रेन से। सबसे पहले स्कैल्प स्किन जो होगी ना, वह ब्लैड नहीं होगी, जैसे होता है ना मेल का होता है जो पैटर्न होता है, वह पैटर्न नहीं होगी, वह फ्लैट पैटर्न होगी इसमें। चलिए, पहला तो यहीं से स्टार्ट हो गई, साइंस सिम्टम इसी से मिलेगा। दूसरा क्या होगा, इस पेशेंट का आईक्यू नहीं रहता है, ये आईक्यू बहुत कमजोर होता है, ब्रेन का आईक्यू नहीं रहता है इसमें, इसलिए ये ज्यादा कुछ रिसर्चर और ज्यादा कोई साइंटिस्ट ना डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाता है ये, इसलिए इसका ब्रेन का जो आईक्यू होता है बहुत कमजोर होता है। आगे क्या होता है, हाँ ये होता है स्ट्रेसलेस होता है, इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का चीज नहीं होता है इसको, कोई भी चीज का
ना इसको कोई स्ट्रेस रहता है, क्योंकि इसकी दुनिया ही अजीब होती है। इसको कोई मतलब नहीं होती है लाइफ में किसी से क्या हो रहा नहीं हो रहा है, ये उसमें कोई इसलिए कोई इस तरह का उसका कोई टेंशन और स्ट्रेस नहीं होती है। अब जब हम लोग देखते हैं तो जो फेस का जो कटिंग होता है उसमें मेल जैसा होगा, मेल के जैसा उसका सिम्टम होगी, फेस वैसा रहेगा उसमें। अब क्या होगा, जो थोड़ा इसमें जो हेयर का भी ग्रोथ हो जाएगी, जो मुस्टैक हो जाएगा, बाल भी, ये सब डेवलप हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होगी। डेवलप हो जाता है लेकिन उतना ज़्यादा घना डेवलप नहीं होता है। नेक जो होगा मेल के जैसा होगा। हाइवर्ड बोन जो होगी ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, बीचे बीच रह जाता है। इसलिए आवाज़ जो होता है इसका ना मेल का होता है ना फीमेल का होता है। फीमेलाइन बोलते हैं उसको हम लोग, इसका नाम होता है फीमेलाइन मेल कहते हैं। उसके जैसा इसका साउंड हो जाएगा, वोकल कॉर्ड उसी तरह से बीचे बीच हो जाती है। नेक्स्ट जो होता है, जो चेस्ट होता है वो मेल के जैसा चेस्ट होता है, लेकिन जो ब्रेस्ट होता है वो डेवलप हो जाता है। गायनेकोमेस्टिया इसको बोलते हैं हम लोग, और उसमें हेयर भी डेवलप कर जाता है। गायनेकोमेस्टिया हेयर फीमेल लाइक ब्रेस्ट भी होगी और प्लस उसमें हेयर डेवलप कर जाएगा। अब जो बात आता है एक्सट्रीमिटीज का, तो मसल्स इसका बहुत लूज होता है। स्केलेटल मसल्स छूने से एकदम बहुत मुलायम होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। इसमें उसके ताकत भी नहीं रहता है इसको अगर हाथ को ऐंठ दो तो ये पूरा ऐंठा जाएगा पेशेंट का, ये देखते हैं। उसके बाद जो पैटर्न होगा ना मेल का पैटर्न होगा ना फीमेल का पैटर्न होगा, क्योंकि जनरली मेल में क्या होता है कि कन्वर्जेंट होता है हैंड में मसल्स, और फीमेल में डाइवर्जेंट होता है। यहाँ पे पैर में क्या होता है, मेल में कन्वर्जेंट होता है और फीमेल में डाइवर्जेंट होता है। तो इस तरह से क्या होती है, जो नीचे में फीमेल में कन्वर्जेंट और मेल में डाइवर्जेंट होता है पैर में, लेकिन इसमें क्या होगा, बराबर होगा। इसमें एकदम ऊपर से नीचे एक जैसा होगा, मेल जैसा ही अपीयरेंस होगी। नीचे देखेंगे जब लोग अब्डोमेन का जब देखेंगे तो पूरा मेल के जैसा अब्डोमेन होगा, अम्बलाइकल से लेकर के हेयर तक मेल जैसा ही डेवलप होगी इसमें अब्डोमेन। जब लोग देखेंगे तो टेस्ट यहाँ पर देखेंगे तो जो टेस्टिस होगा वो रूडिमेंट्री होगी, और जो एक्सटर्नल जेनिटलिया बहुत स्मॉल होगा वहाँ पे। उसके बाद बाकी जो कैरेक्टर होगी, इनफर्टिलिटी होगी, एजियोस्पर्मिया होगा इस पेशेंट में, यही इसका मेन साइन सिम्टम होती है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा इसमें, साइकोलॉजिकल अपसेट, साइकोलॉजिकल मरीज रहेगा, अब अपसेट तो नहीं होगा, साइकोलॉजिकल होगा, और फ्री माइंड होता है। इसको कोई चीज़ से टेंशन नहीं होती, कोई दुनिया नहीं होती है इसकी। दूसरा क्या होता है, इसका हाइट बॉडी का बहुत बड़ा हो जाता है, 6 फीट से बड़ा हाइट हो जाता है इस पेशेंट का। इसके बाद बोन इसका भी थोड़ा सा वीक हो जाता है, कमजोर, मसल्स कमजोर होता है इस मरीज का, प्लस जो अबनॉर्मल गायनेकोमेस्टिया होता है ये हो जाता है, इनफर्टिलिटी, स्टेराइल होता है, ये इसमें आपको मिलेगा पेशेंट में। नेक्स्ट आते हैं फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इन्वेस्टिगेशन जब देखेंगे तो इसमें टेस्टोस्टेरोन कराएंगे तो बहुत डिक्रीज मिलेगा, एस्ट्रोजन भी बहुत घटा रहेगा इसमें। अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे तो उस केस में जो एट्रोफी ऑफ द टेस्टिस क्या रहेगा उसमें, एट्रोफी रहेगा उसमें। बाकी एजियोस्पर्मिया सीमेन जांच करा के देखेंगे तो एक तो इरेक्टेशन नहीं होगी इस पेशेंट में, सेक्सुअल कैरेक्टर लॉस होगा इस पेशेंट का, तो वो सभी कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है कि ऑल सेक्सुअल कैरेक्टर इसका लॉस रहता है। इसको कोई अट्रैक्शन नहीं होते, ना मेल से अट्रैक्शन ना फीमेल से अट्रैक्शन, किसी से भी अट्रैक्शन इसका नहीं होता है। तो यह सब हम लोग पता लगा लेते हैं इसका कि हाँ ये कैरेक्टर इसका आ गया, कैरेक्टर से भी डायग्नोसिस पता लगा लेते हैं हम लोग। अब जो बात आते हैं हम लोग मैनेजमेंट में, इसको मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ा है कि टेस्टोस्टेरोन थेरेपी दे सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन थेरेपी से इसमें हो सकता है कि मेल का जैसा सिम्टम पूरा का पूरा अपीयर आ जाता है, लेकिन लंबे समय तक के लिए इसको टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन देना पड़ता है। ये होता है कि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा देने पर क्या हो सकता है कि लीवर और हार्ट पे इफेक्ट आ सकता है, इसलिए क्या करते हैं कि सोच समझ के ही हम लोग टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन देते हैं। बाकी एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिटेशन है, जो इसके हम लोग पेशेंट को देते हैं और कराते हैं। ये था, हाँ ये चीज़ होता है कि मेडिसिन इस पर कोई एक्शन नहीं करेगी क्योंकि क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स है, ये बात याद रखेंगे। ये सब जो होता है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम का मरीज होता है, तो हम लोग इस तरह से लोग देखते हैं और इस तरह से हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। यही था क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।